मैं डॉक्टर जी.आर. वर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न समाज में श्रम विभाजन पर दुर्खाइम के विचारों का मूल्यांकन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इमानुएल दुर्खाइम ने सन 1893 के अंतर्गत प्रकाशित अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में श्रम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आपने इस पुस्तक को 3 खंडों के अंतर्गत विभाजित करने का प्रयास किया है। प्रथम खंड के अंतर्गत श्रम विभाजन की प्रकार्य, इसके अंतर्गत श्रम विभाजन क्या है, वह किसे कहते हैं आदि को समझाने का प्रयास किया गया है। द्वितीय खंड के अंतर्गत श्रम विभाजन के कारण एवं परिणाम, अर्थात श्रम विभाजन के कौन कौन से कारण हैं तथा श्रम विभाजन का समाज के अंतर्गत क्या परिणाम देखा जा सकता है आदि पर चर्चा करने का प्रयास किया गया है। तृतीय खंड के अंतर्गत इमानुएल दुर्खाइम ने श्रम विभाजन के विभिन्न स्वरूप आदि को समझाने का प्रयास किया गया है। प्रथम खंड के अंतर्गत इमानुएल दुर्खाइम ने श्रम विभाजन के क्या कार्य हैं आदि को समझाने का प्रयास किया है, अर्थात उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि श्रम विभाजन का सामान्यतः अर्थ प्रकार्य के अंतर्गत लगाया जा सकता है, अर्थात कार्य के अंतर्गत लगाया जा सकता है। मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है, जिसके अंतर्गत सामान्यतः श्रम विभाजन देखा जा सकता है। श्रम विभाजन का प्रकार्य समाज के अंतर्गत नवीन समूहों का निर्माण करना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार्य केवल पुराने समूह तथा उन समूह में होने वाली परिवर्तन की स्थिति को दर्शाना ही नहीं है, बल्कि श्रम विभाजन का मुख्य कार्य नवीन समूहों का निर्माण करना। इसके साथ साथ इमानुएल दुर्खाइम ने कहा है कि श्रम विभाजन का प्रकार्य समाज में एकता, अर्थात समाज के अंतर्गत सामान्यतः 2 प्रकार की एकता पाई जाती है, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता आदि को बनाए रखना। वह इसके साथ साथ समाज के अंतर्गत सामान्यतः नैतिकता, अर्थात नैतिकता को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण कार्य माना जा सकता है। इसके साथ साथ इमानुएल दुर्खाइम ने श्रम विभाजन के प्रकार्य के अंतर्गत कहा है कि नवीन समूह का निर्माण करना तथा इन नवीन समूहों के अंतर्गत एकता की भावनाओं को पैदा करना, जिसके माध्यम से सामान्यतः व्यक्तियों में सामूहिकता के आधार पर समझा जा सके, अर्थात एकता के आधार पर देखा जा सके। इसके साथ साथ इमानुएल दुर्खाइम ने श्रम विभाजन के प्रकार्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कानून, अर्थात दमनकारी कानून एवं प्रतिकारी कानून को भी विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की एकता, जिसके अंतर्गत यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता की अवधारणा को भी समझाने का प्रयास किया गया है। यांत्रिक एकता एक इस प्रकार की एकता है जिसके अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति यंत्रवत एक दूसरे के माध्यम से बंधा रहता है, अर्थात उसे पृथक करके नहीं देखा जा सकता। आदिमकालीन समाज व्यवस्था के अंतर्गत जब राजतंत्र था तो सामान्यतः यांत्रिक एकता अधिक पाई जाती थी, जिसके अंतर्गत सामान्यतः राजा के नियमों को विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता था, अर्थात जैसे ही राजा आदेश प्रदान करता था, प्रजा को सामान्यतः उसके नियमों को किसी न किसी आधार पर, चाहे कोई भी समस्या है, परंतु राजा के आदेश की पालना करते हुए समाज में कार्यों को करने की व्यवस्था यांत्रिक एकता कहलाती है। यांत्रिक एकता के अंतर्गत सामान्यतः दमनकारी कानून विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता है। दमनकारी कानून के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के दंड प्रदान करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके साथ साथ सामान्यतः हम श्रम विभाजन के प्रकार्य के अंतर्गत सावयवी एकता के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति पृथक पृथक रहते हैं, परंतु उनके अंतर्गत भी पृथकता होते हुए भी एकता पाई जा सकती है। सावयवी एकता को स्पष्ट करने के लिए हम सामान्यतः शरीर एक सावयव है आदि की अवधारणा के माध्यम से भी सामाजिक स्थिति को दर्शा सकते हैं, अर्थात जिस प्रकार से शरीर का निर्माण विभिन्न प्रकार के अंगों के माध्यम से देखा जा सकता है
तथा ये अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं। पृथक होते हुए भी सामान्यतः ये कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात कहीं न कहीं एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। अंतः संबंधों की यह व्यवस्था सामान्यतः सावयवी एकता के नाम से जानी जा सकती है। जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक उसी प्रकार समाज के अंतर्गत भी समाज में विभिन्न वर्गों की व्यक्ति कहीं न कहीं एक दूसरे पर आश्रित हैं और उनमें अंतर निर्भरता पाई जाती है, जिसे सावयवी एकता के नाम से जाना जा सकता है। आधुनिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार की एकता पाई जाती है उसे हम सावयवी एकता के नाम से जाना जा सकता है। इस एकता के अंतर्गत सामान्यतः प्रतिकारी कानून पाया जाता है। यहाँ हम श्रम विभाजन की महत्वपूर्ण कारण क्या है जिनके माध्यम से सामान्यतः समाज में श्रम विभाजन पाया जाता है आदि के आधार पर इमाम दुर्खाइम ने समझाने का प्रयास किया है। श्रम विभाजन का महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि का होना, अर्थात जब समाज के अंतर्गत जनसंख्या बढ़ती है तो उसके आधार पर भी समाज में श्रम विभाजन देखा जा सकता है, अर्थात श्रम विभाजन की स्थिति अधिक पाई जा सकती है। जब समाज में जनसंख्या अधिक बढ़ेगी तो उसका प्रभाव सामान्यतः घनत्व के आधार पर भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इमाम दुर्खाइम में समझाने का प्रयास किया गया है कि श्रम विभाजन का महत्वपूर्ण कारक सामूहिक आत्मचेतना का, अर्थात सामूहिक आत्मचेतना का उत्तरोत्तर ह्रास का होना। समाज के अंतर्गत सामान्यतः दो प्रकार की चेतना पाई जाती है। प्रथम व्यक्तिगत चेतना एवं द्वितीय है सामूहिक चेतना। जब व्यक्तिगत चेतना का निर्माण सामान्यतः व्यक्ति की इंद्रियों के माध्यम से जो चेतना की भावना उत्पन्न होती है उसे व्यक्तिगत चेतना कहते हैं, परंतु समाज के विभिन्न व्यक्ति मिलकर सामान्यतः जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे सामूहिक चेतना की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जब व्यक्तिगत चेतना सामान्यतः सामूहिक चेतना पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर देती है और सामूहिक चेतना को पूर्ण रूपेण दबाने का प्रयास करती है तो समाज के अंतर्गत सामान्यतः श्रम विभाजन पाया जाता है, अर्थात श्रम विभाजन सामूहिक चेतना को व्यक्तिगत चेतना पूर्ण रूपेण दबा लेती है, जिससे सामूहिक चेतना का ह्रास होने लगता है। इसके साथ साथ इमाम दुर्खाइम ने समझाने का प्रयास किया गया है कि समाज के अंतर्गत सामान्यतः पैतृकता का घटता प्रभाव, अर्थात सत्ता वंश का निर्धारण सामान्यतः पिता से पुत्र को प्रदान कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से सामान्यतः श्रम की विभिन्न प्रकार के साधन में भी बंटवारा पाया जा सकता है, जिसके माध्यम से समाज में श्रम विभाजन उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ इमाम दुर्खाइम ने समाज के प्रकार्यात्मक परिणामों को समझाने का प्रयास किया गया है। वह है स्वतंत्रता और विशेषीकरण, अर्थात समाज के अंतर्गत सामान्यतः श्रम विभाजन की जहां महत्वपूर्ण कारण हैं वहीं कुछ महत्वपूर्ण परिणाम भी उभर कर सामने आए हैं, जिसके माध्यम से समाज में स्वतंत्रता अर्थात प्रकार्य के माध्यम से व्यक्ति को स्वतंत्रता की भावना का विकास देखा जा सकता है, अर्थात जिस व्यक्ति के अंतर्गत अच्छी एबिलिटी एवं योग्यता है वह श्रम विभाजन के माध्यम से अपना स्वतंत्र व्यवसाय एवं विशेषीकरण अर्थात उसे विशेष अधिकार के माध्यम से भी वह कार्य कर सकता है। अर्थात श्रम विभाजन का मुख्य परिणाम व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके साथ साथ विशेषीकरण को भी विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता है। यहाँ हम श्रम विभाजन की परिणामों की ओर चर्चा करें तो समाज के अंतर्गत सभ्यता का विकास भी श्रम विभाजन के माध्यम से ही देखा जा सकता है, अर्थात व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यों के अंतर्गत योग्यता हासिल कर लेता है तो उस योग्यता के माध्यम से समाज में विभिन्न प्रकार के आविष्कार या विभिन्न प्रकार के
संस्कार आदि का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से समाज में सभ्यता का विकास देखा जा सकता है। श्रम विभाजन के माध्यम से जहां एक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विशेषाधिकार तथा सभ्यता का विकास देखा जा सकता है, वहीं समाज के अंतर्गत प्रगति भी पाई जा सकती है। अर्थात श्रम विभाजन के माध्यम से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, फैक्ट्री आदि का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से सामान्यतः समाज में गतिशीलता या मोबिलिटी पाई जाती है, प्रगति पाई जा सकती है। सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन, एक और जहां श्रम विभाजन विभिन्न प्रकार के आविष्कारों के माध्यम से समाज में नवीन वस्तुओं को जन्म देता है, वहीं समाज के अंतर्गत सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन को भी विशेष महत्व प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ हम देखें कि समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समूहों की उत्पत्ति होती है, जिसके अंतर्गत प्रतिकारी कानून एवं दमनकारी कानून भी समाज के अंतर्गत जन्म लेते हैं। यहाँ प्रतिकारी कानून आदिमकालीन समाज व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाते थे, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के दंड प्रदान किए जा सकते थे। दमनकारी कानून आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पाए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत जेल व्यवस्था, पुलिस कानून आदि देखे जा सकते हैं। जहां एक और इमाइल दुर्कheim ने श्रम विभाजन के प्रकार्य, श्रम विभाजन के कारण एवं परिणाम आदि पर चर्चा की गई है, तो वहां एक और श्रम विभाजन की कुछ सामान्य स्वरूपों का अध्ययन किया है। इन सामान्य स्वरूपों के अंतर्गत उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि समाज में जहां श्रम विभाजन एकता को जन्म देता है, तो कहीं ना कहीं कुछ अवरोध भी उत्पन्न करता है, जिसके माध्यम से समाज में आदर्शहीन श्रम विभाजन जन्म लेता है। अर्थात इसके आदर्शहीन श्रम विभाजन एक ऐसा श्रम विभाजन है जिसके अंतर्गत सामान्यतः कार्य के विभाजन में असमानता उत्पन्न होने का डर रहता है। अर्थात सभी को समान अवसर प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इमाइल दुर्कheim दूसरे से श्रम विभाजन के स्वरूप में समझाने का प्रयास किया जाता है कि श्रम विभाजन के अंतर्गत सामान्यतः बलात् श्रम विभाजन भी पाया जाता है। अर्थात बलात् श्रम विभाजन के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के दबावों को थोपने का प्रयास किया जा सकता है। अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत सामान्यतः योग्यता अधिक पाई जाती है, परंतु कई बार परिस्थितिवश उसे योग्यता के आधार पर कार्य प्रदान नहीं करके सामान्यतः कुछ निम्न कार्य प्रदान किया जा सकता है, जिसके माध्यम से श्रम विभाजन में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। श्रम विभाजन एक और व्यक्तियों को एकता की ओर प्रेरित करने का प्रयास करता है, वहीं उनमें पृथकीकरण की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि समाज में श्रम विभाजन एक और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु कहीं एकता को तो बढ़ावा देता है, परंतु एकता के साथ साथ कुछ विघटन की स्थितियां भी उत्पन्न कर देता है। थैंक यू।